अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान बाकर अब्बास जाफरी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही एक्सक्लूसिव है, खास तौर पे कराची और सिंध के अगर मसाइल को देखा जाए और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू जिस पे हम पिछले प्रोग्रामों में भी निशानदेही कर चुके हैं वो है कराची में जब बारिशें आती हैं तो अर्बन फ्लडिंग के खतरात और जो इन्वायरमेंटल डैमेज जिस तरह कराची में हो रहा है और जो हम देखते हैं मौसमियाती तब्दीलियां जो आ रही हैं उसके बाद क्या एक मेट्रोपॉलिटन सिटी आर वी एज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी आर वी रेडी फॉर इट? क्या हम इकदामात ले सकते हैं? क्या मजीद इकदामात लेने चाहिए? लास्ट ईयर हमने फ्लडिंग देखी थी, हैवी फ्लडिंग थ्रू आउट द सिटी। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ली गई हैं? अगर नहीं ली गई हैं तो क्या इकदामात उठाने चाहिए? ये तमाम तरह इशू पे बात होगी और उसके साथ साथ जो कोविड के जो रिसेंट नंबर्स आ रहे हैं वो अभी बहुत बेहतर हुए हैं गुज़िश्ता 4 से 5 दिनों में। क्या ये बरकरार रहेंगे? ईद के बाद आपको क्या इकदामात उठाने? क्या इसका खतरा हमेशा हमारे सर पे मंडलाता रहेगा? What are the latest reports in terms of the vaccination? क्या वेरिएंट्स आ रहे हैं? इन तमाम तरह इशू पे विल डिवाइड आवर प्रोग्राम इनटू 2 सेक्शंस, जिसमें हम हेल्थ इश्यूज पे डिस्कस करेंगे। दूसरे सेक्शन के अंदर हम साथ में जब डिबेट बिल्ड करेंगे तो हम कराची और सिंध के मसाइल, खास तौर पे अर्बन प्लानिंग को फोकस बनाएंगे। इस टॉपिक पे आज बात करने के लिए मेरे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद हैं। मैं अपने राइट से तारुफ कराना चाहूंगा आपका मिस्टर फ़हीमुज़्ज़मान साहब, जो कि फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची के, तमाम तरह कराची के इश्यूज पे गहरी नजर रखते हैं, अपनी टर्म के अंदर तमाम तरह इश्यूज को हाईलाइट भी किया और हमारे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट के तौर पे होते हैं जब भी हम कराची के इश्यूज पे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस डॉक्टर मोहम्मद अयाज मुस्तफ़ा साहब, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं और बायो एथिसिस्ट हैं। सो इनकी खास स्पेशलिटी ये है कि जो कोविड वैक्सीन हैं और जो हेल्थ क्राइसिस है इसको मैनेज करने में सिंध गवर्नमेंट का भी साथ दिया इन्होंने, काफी एडवाइजरी भी की। अभी भी जो कोविड से रिलेटेड इश्यूज हैं उस पर गहरी नजर रखते हैं, इनसे इनकी आरा जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस डॉक्टर गौहर अली महर साहब, जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जोग्राफर हैं और फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है। इनसे जानेंगे कि जो जोग्राफिकल चेंजेस जो रूनुमा हो रही हैं, मौसमियाती तब्दीलियां जो आ रही हैं, इसके नतीजे में कराची और दूसरे सिंध के इलाके और ओवरऑल जो जोग्राफी है इसमें क्या इंपॉर्टेंट तब्दीलियां हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमें किस तरीके से क्राइसिस मैनेजमेंट को मजीद इंप्रूव करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। फहीम से सबसे पहले आपसे आगाज करता हूं बिकॉज यू आर द मोस्ट इन्फॉर्म्ड पर्सन इन आवर पैनलिस्ट टुडे। कराची में जो लास्ट ईयर फ्लडिंग आई थी, एक तो अभी बता दीजिएगा एक्सपेक्टेशन ये है कि साइक्लोन का जो टिल्ट है वो कराची से अभी हटा हुआ है, तो ऑल्दो बहुत गर्मी होगी, 42 टू 43 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी रहेगी, तपिश रहेगी, लेकिन साइक्लोन का खतरा नहीं है। अगर तो खुदा ना खास्ता साइक्लोन आता, आर वी रेडी फॉर इट? देखिए, पहली बात तो मैं माजरत के साथ इस बात से एग्री नहीं करता। साइक्लोन का खतरा नहीं, क्योंकि इतने बहुत सारे साइक्लोन्स में वो किस तरफ जाएंगे, क्या होगा, इतने फैक्टर्स तय कर रहे होते हैं कि वो आखिर वक्त तक वो किस तरफ रुख करता है, क्या करता है। अभी जो है उस पर ट्रेजेक्ट्री यस गुजरात की तरफ जा रही है, मगर अगर जो वेस्टर्लीज हैं अगर वीक पड़ जाती हैं तो क्या वो कराची की तरफ आएगा नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें सही है। देखिए, हम जब बात करते हैं साइक्लोन के लिए तैयारी, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, एक तो हमारे जो समंदर में माहीगीर किश्ती रानी के लिए, मच्छी रानी पकड़ने के लिए निकलते हैं, उनको रोका जाता है, उनको बार कर दिया जाता है कि ओपन सीज में ना जाए। और उसके अलावा वो तमाम जो हमारे वीक स्पॉट्स हैं, यानी वो जगहें जहाँ पर अगर कोई अर्बन फ्लडिंग होती है या बहुत बारिश होती है, इलेक्ट्रिक्यूशंस का ख़तरा होता है, तो इन चीज़ों की पेशबंदी की जाए। सही। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो हम हर साल करते हैं, मगर अगर खुदा न खास्ता साइक्लोन इधर आ जाता है या अगर कोई क्लाउड बर्स्ट हो जाता है या कोई चीज़ हो जाती है, तो उससे जो अर्बन फ्लडिंग होती है उसके लिए हमने पिछले साल क्या तैयारी की थी और अभी क्या तैयारी की है ना। मैंने जो मेरी मालूमात है उसके हिसाब से सिंध गवर्नमेंट ने जो 514 प्लस 41 मेजर नाले हैं उनके लिए इस साल कोई 90 करोड़ रुपए की जो है फंडिंग वो की है, और वो पिछले साल का जो बजट था उसमें से 50 करोड़ रुपए बल्कि फौरी तौर पे चीफ मिनिस्टर ने केएमसी को जिम्मेदारी दी है, रिलीज कर दी है, और ये कहा है कि अगर 90 करोड़ से ऊपर जाता है तो मतलब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये फुट करेगी बिल। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसका पीरियड 4 महीने है,
ये जो भी 90 करोड़ 1.25 अरब जो भी होगा ये नालों की सफाई वगैरह, मसला ये है कि ये जो एडहॉकिज्म है कि अब साइक्लोन आ रहा है तो हमने पैसे रिलीज भी कर दिए, ये कर दिए। वैसे मुराद अली शाह साहब को मोर्ज़ इल्ज़ाम नहीं ठहराता, मैं उनको एक बहुत अच्छा चीफ मिनिस्टर समझता हूँ, मगर जो अमूमी तौर पे हमारी गवर्नेंस की तरफ रवैया है, ये नाले 12 महीने साफ होने चाहिए। अच्छा 12 महीने नहीं तो कम से कम मानसून से पहले जनवरी फरवरी में ये काम होना चाहिए। ये जो आज 50 करोड़ या 90 करोड़ रुपए रिलीज हो रहे हैं, ये दिसंबर जनवरी में होके, अच्छा उसका क्या फायदा होता है? उसका फायदा ये होता है कि एकदम से खलबली नहीं मचती, एकदम से लुट नहीं पड़ती, क्योंकि अब सर पे आ गया ना, ठेके दो, बिल पास करो, 30 जून आ रहा है, इसको क्लियर करो। ये सब अगर आप इसको प्रॉपरली करो, अगर प्रॉपरली प्लान कर लो। अच्छा कराची के नालों में एक जो बड़ा मसला है वो सुवेज का इन्फ्लक्स है। जब तक आप सुवेज को डाइवर्ट नहीं करेंगे इनटू सुवेज लाइंस और इन बरसाती नालों में चलता रहेगा, तो आप आज इसको साफ कर दोगे, वो पीछे से दोबारा आ जाएगा। तो ये तमाम चीजें एक हमगीर मतलब उसकी प्लानिंग रिक्वायर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी और इम्प्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड करनी चाहिए। जो अगर जैसे पिछले साल यही हुई थी ना, अर्बन फ्लडिंग हुई थी, 1100 अरब रुपए 11 खरब रुपए का जो प्रोजेक्ट अनाउंस हो गया, ये हो गया, मगर वो क्या हुआ? सही है, उसमें ऑन ग्राउंड को भी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस दो इंपॉर्टेंट चीजें आपने आइडेंटिफाई की, एडहॉकिज्म और सुविच का इन्फ्लक्स, ये दो इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इम्प्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। मैं इसी पॉइंट पे आना चाहूंगा, आपका फीडबैक लेना चाहूंगा। आर वी रेडी फॉर इट? हाँ देखें, पहले तो आपका जो साइक्लोन की बात हो रही थी, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली इसमें ये होता है कि लैंड साइड पे चूंकि लो प्रेशर ज़्यादा होता है, कि ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि लेफ्ट और साइड को, नॉर्थ से जब साइक्लोन आ रहा होता है तो लेफ्ट और साइड को मूव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं साउथ एशिया में, क्योंकि लेफ्ट और साइड में टेरेस्ट्रियल रीजन होता है और हॉटनेस ज़्यादा होती है, लो प्रेशर उधर ज़्यादा होता है। तो इस वजह से नॉर्थ ईस्टवर्ड मूवमेंट जो होगी उसकी ज़्यादा थी, तो वो जो प्रॉब्लम था और ट्रैकिंग जो ट्रैजेक्टरी बनी हुई थी वो भी वैसी बनी थी। अब दूसरी तरफ आ जाए ये वाले कि देखिए, जब हमारी KDA बनी थी 1958 में, उसके बाद डेफिनेटली दुनिया में जो भी होता है उसमें सेवरेज सिस्टम अलग होता है, ड्रेनेज अलग होता है। नेचुरली जो मलीर नदी है और दूसरी आपकी लहरी नदी है, ये ड्रेनेज है एक्चुअली। और उसके पीछे जो है, अब क्या है कि सेवरेज सिस्टम जो भी हमारे सेवरेज के नाले हैं वो सारे जाके मलीर नदी में और लहरी नदी में जा रहे होते हैं और उनको मिक्स कर दिया गया। वो अलग से आउटफॉल्स अगर समंदर में बना लेते, अगर वो नहीं बना सकते, एटलीस्ट ये करते कि जो वो मेन नालों में जा रहे हैं, 64 नाले हैं, उसके बाद मजीद और नाले हैं, मतलब एक पूरी नेटवर्क बना हुआ है, तो वो नालों में जो जा रहा है उससे पीछे अगर फिल्टर ही बना लेते कम से कम, कि पानी साफ जाता, उसको आप समंदर में फिर फिल्टर हो जाता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी प्लानिंग की थ्रू आउट 40-50 साल में कमी नजर आ रही है, कोई प्रोफेशनल उसमें मुझे झलक नजर नहीं आ रही। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि अचानक से यहाँ आ जाता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट इशू ये आया हुआ था जो कि आपने लास्ट टाइम पे भी देखा था कि पानी, एक तो चूंकि सेवेज जब होता है जमा हो जाता है, सही है, आपने भी बताया कि जमा हो जाता है, तो पानी जब कैपेसिटी कम हो जाएगी ना, पानी ऊपर उठेगा फिर। सही। दूसरा KDA की जो मलीर नदी है उधर आपने DHA की साइड में देखा, उन्होंने उसको और नैरो कर दिया। इस साइड पे कच्ची आबादियां बन गई, उन्होंने उसको लहरी नदी को मजीद नैरो कर दिया। क्या होगा, पानी अब सालों में ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी इंटेंसिटी बारिशों की बढ़ेगी। 1990 तक डिग्री, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था 1990 तक 1 डिग्री बढ़ा है, अब 3 डिग्री बढ़ चुका है 20 तक। अगले 10 साल में 1 डिग्री एवरेज मजीद बढ़ेगा। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी बारिशों की मजीद बढ़ेगी अभी। तो हमें पूरा का एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसमें हमारे पास होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज। सही है, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया। अच्छा, दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी आपका फीडबैक लेना चाहूंगा। कोविड की सूरत हाल क्या है अभी, हेल्थ क्राइसिस, अदर क्राइसिस जिससे हम नबर्द आजमाएं, उस पर बताइए कि खास तौर पे इन द लाइट ऑफ द फैक्ट कि रीसेंट नंबर्स कम आ रहे हैं, बट अगेन ईद आई है, थोड़ी टेस्टिंग भी कम हो गई है, नंबर्स भी कम हो गए, तो परसेंटेज वाइज भी हमें कम दिख रहा है। सूरत हाल अभी क्या ऑन ग्राउंड? सूरत हाल मैं समझता हूँ, बीइंग अ रिसर्च स्टूडेंट ऑफ रिसर्च, मैं समझता हूँ कि हम थोड़े से प्रेडिक्टिव हो गए हैं, ओवर प्रेडिक्टिव हो गए हैं। सूरत हाल सेम है। एक तो हमारी टेस्टिंग कम हुई है, दूसरा टेस्टिंग जो है जब आप उसकी पर कैपिटल निकालेंगे कि आपकी जो पॉपुलेशन है विद रिगार्ड टू दैट, हम कोशिश करते हैं कि जो पहले ट्रेसिंग करें, उसके बाद हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके और उसके बाद उनकी टेस्टिंग करें। जब ये ईद की छुट्टियां 8 तारीख से 16 तारीख तक हमने ये किया कि एक लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी बनाई, उस स्ट्रैटेजी को कंपैरेटिवली मैं बोलता हूँ बहुत बेहतर तरीके से इस बार इम्प्लीमेंट किया गया है और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है इन्फोर्स किया है लॉ को टू द बेस्ट, जो अभी मैंने सिंध में थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया है विद रिगार्ड टू अदर 2 वेव्स, जो लास्ट 2 वेव्स उसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर किया है। लेकिन यहाँ पर अब जो हमारे पास जो थ्रेट्स हैं वो ज़्यादा सीरियस हैं।
लाहौर में आपको पता होगा कि अराउंड 90% जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो लंदन वाला जो स्ट्रेन है वो आई है। तो इस तरह की जो वेरिएंट्स हैं, अब डिफरेंट वेरिएंट्स सारे हमें देखना पड़ेगा जो हमारे पूरी दुनिया। आप लंदन की बात कर रहे हैं, अभी लास्ट शो में हमें बताया कि इंडियन वेरिएंट भी आया हुआ है, तो लंदन वेरिएंट भी है, इंडियन वेरिएंट। हम ये देखेंगे फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी क्योंकि रिपोर्ट ज्यादा लंदन वाली हुई है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। देखें पूरी दुनिया ही पोरस बॉर्डर्स के साथ रह रही है, लेकिन उसके साथ जो आपकी बॉर्डर मैनेजमेंट होती है खासतौर पे अब इस तरह की इमरजेंसीज, अभी आप इमरजेंसी की बात कर रहे थे साइक्लोन की, इमरजेंसीज आती रहेंगी। हमें 2-3 चीजें अपनी पॉलिसी में और प्लानिंग में रखनी पड़ेंगी। एक तो प्रायोरिटी सेटिंग और दूसरा आपकी कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग। हम बात कर रहे हैं 50 साल से हमें पता है फ्लड्स आते हैं, हर दूसरे तीसरे साल कराची डूब जाता है, यहाँ पर कभी सीवेज का मसला आ जाता है, कभी बोल देते हैं जी अनएक्सपेक्टेड। इमरजेंसी होती वो है जो कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाए। सो हाउ मच वी पीपल आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। सेम विद द कोरोना। कोरोना में हालांकि नंबर्स आप देखेंगे विद इन 3 मंथ्स जो है अराउंड 3 फोल्ड इंक्रीज हो गया था नंबर, और अब दोबारा इट्स गोइंग डाउन। बट उसकी जो असल सिचुएशन लास्ट टाइम भी हमने प्रोग्राम में बात की थी कि वी नीड टू वेट फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स, और उन 2 वीक्स तक अगर ये नंबर ड्रॉप डाउन तक रहता है, ड्रॉप ही होता रहता है तो दैट्स गुड, और अगर नहीं होता है तो फिर हमें दोबारा और ज्यादा स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेने पड़ेंगे। दूसरी बात ये है कि कल से आप देख रहे हैं कि ये तमाम चीजें ईज आउट होने जा रही हैं, मार्केट्स खुल रही हैं। अभी मैं आ रहा था तारिक रोड से, आई एम जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल, हालांकि लॉकडाउन अभी ओवर नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह का रश था रोड पे, नॉर्मली मुझे 15 से 20 मिनट लगते हैं आपके पास आने में, इट टुक मी अराउंड 35 मिनट्स टुडे। तो दैट शोज कि लोगों का जो बिहेवियर है, देखें हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हमारा हर जगह प्रिवेल करता है। शायद हमारी थोड़ी साइकी के अंदर ये चीज़ है कि हम फौरन ही बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा ना सिर्फ प्रिडिक्टिव हो जाते हैं बल्कि हम बहुत ज़्यादा ईज आउट कर देते हैं चीज़ों को। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कोविड एक ऐसा वायरस है जो कंटिन्यू कर रहा है, और ये पूरी दुनिया में साइंटिस्ट इस पे एग्री हैं, जिस तरह ये म्यूटेट कर रहा है, जिस तरह इसके वेरिएंट्स आ रहे हैं, ये अगले 1-1.5 साल और चलना है कम से कम, अंटिल वी हैव द क्या कहना चाहिए उसकी प्रूवन ड्रग ना आ जाए। अच्छा, ये भी बताइएगा कि वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको मास्क पहनना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? देखिए वैक्सीन लगाने का मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं इनकी वैक्सीन लग गई, बोलते हैं चलें अब हम तो बड़ी जिम्मा हो गए, जिनकी नहीं लगी वो जाने। एक तो देखें ये जितनी भी वैक्सीन अप्रूव हुई हैं वो इमरजेंसी अप्रूवल्स हैं, सीडीसी ने 4 की हैं, उसके अलावा 8-9 वैक्सीन इस वक्त दुनिया में प्रिवेल कर रही हैं पाकिस्तान। बताइए नाज़रीन को बताइए कौन सी सीडीसी ने अप्रूव? जी सीडीसी ने आप देखें एक अप्रूव की है आपकी मॉडर्ना और फाइजर, जो कि एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है, और ये नई मेथड टेक्निक आई है, जो कन्वेंशनल मेथड है वो इसमें यूज़ नहीं किया। उसके अलावा उन्होंने एस्ट्राजेनेका की है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, और लास्ट जो जॉनसन एंड जॉनसन की है। अभी दूसरी स्पुतनिक है, साइनोफार्म को भी रिसेंटली 1 हफ्ता पहले WHO ने अप्रूव किया जो पाकिस्तान में यूज़ हो रही है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये सब इमरजेंसी अप्रूवल है। ठीक है। इमरजेंसी अप्रूवल का क्या मतलब है कि इनकी जो एफिकेसी है इस वक्त टेस्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं टेस्ट हो सकती? उसके लिए पूरा प्रोसेस होता है, सेम इन्वायरमेंट में सेम कंडीशन में उसको जाके ट्रायल किया जाता है, जिसका हमें टाइम नहीं मिला है। तो वैक्सीन का इस वक्त जो इफेक्ट टेस्टेड इफेक्ट है वो ये है कि देखिए डिजीज होती है, स्टेज कोविड की भी डिजीज है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, क्रिटिकल एंड देन डेथ। वैक्सीन से ये साबित हुआ है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है, जितने भी वैक्सीन ट्रायल हुए हैं, वो जो डिजीज की सिवियरिटी है उसको उसने कर्टेल किया समहाउ, और डेथ टोल जो है वो कम हुआ है। जैसे अमेरिका में देख लें, अभी 2-3 दिन पहले बाइडेन साहब ने बोल दिया कि जी जिन जिन एरियाज में, क्योंकि हमारी मोर देन 50% वैक्सीनेशन हो चुकी है, उन्होंने 10 मिलियन से ऊपर को तो फुल वैक्सीनेशन कर दी है, और बाकी भी मेरे ख्याल में 60% उन्होंने कहा कि मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 60 होता है क्या है, आपकी इम्यूनिटी उस वक्त अचीव होती है मोर देन 70% ऑफ योर पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड। तो वो ये कह रहे हैं कि ठीक है जी, जहां पर हमारा ये टारगेट 60% उनकी हो गई है एटलीस्ट 1 डोज, तो वो डिजीज की सिवियरिटी तो ये वैक्सीन कम कर रही है, लेकिन उसकी बेस पे ना आप सोशल डिस्टेंसिंग फौरन खत्म कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ 40 लाख लोगों को अभी तक वैक्सीन लगी है, दैट इज लेस देन 2% ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इसका मतलब ये है कि जब तक आप उस साइजेबल नंबर पे नहीं आते हैं, तब तक आप ना सोशल डिस्टेंसिंग खत्म कर सकते हैं, ना आप मास्क पहनना खत्म कर सकते हैं, ना आप, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट आपका हैंड हाइजीन, हमने बात की थी, हैंड हाइजीन को जितना ज्यादा आप अपने जो है ना उसको रखेंगे, खातिर में रखेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया कि अमेरिका में इसलिए हटा रहे हैं मास्क को, कहा जा रहा है क्योंकि इस बात का इम्कान ज्यादा हो गया है कि आपके सामने वाले शख्स ने भी वैक्सीन लगाई भी है, तो परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन जब एक हाई परसेंटेज में पहुंचती है जो कि वैक्सीन लगा चुकी होती है, तो दोनों साइड पे इम्कानात या प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि दोनों साइड्स ने वैक्सीन लगा ली है। जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, बहुत कम तादाद है अभी भी जो कि वैक्सीन लगा चुकी है, और स्टिल देयर इज अ ह्यूज क्यू। इसलिए आपको एहतियात करनी है ताकि आप दूसरों की जिंदगी भी बचाएं। अच्छा फहीम साहब, इससे एक और रेलेवेंट टॉपिक जी, आप यू वांट टू ऐड प्लीज। मैं कल के नंबर्स देख रहा था,
30,000 लोगों की टेस्टिंग हुई इस वक्त भी। और ये टेस्टिंग हो किसकी रही है? देखिए तकरीबन 15 से 20 फ्लाइटें आज भी डेली आ रही हैं बाहर से, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जब वो लैंड करते हैं तो उनको कहा जाता है कि जी रैपिड एंटीजन करा लीजिए, ठीक है ना। आपने वो 10 मिनट वाला टेस्ट करा, तो ये वो लोग हैं जो कि पहले से ऑलरेडी बाहर से टेस्ट करा कर आए हैं, ठीक है ना। 72 घंटे में उनके पीसीआर नेगेटिव थे। फिर जो लोग यहाँ से जा रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने अफगान से वो करा जो है नॉट रैंडम सैंपलिंग, दिस इज बायस सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग का तो मेरे ही नहीं है। अच्छा देखिए, फिर कुछ लोग हैं जो जिनके पास पैसे वैसे हैं, उनके सर में दर्द होता है, ये होता है, तो वो जाते हैं जाके कहते हैं भाई टेस्ट करा लो, ठीक है। तो ये थी। अच्छा मैं अभी बात कर रहा था एक दोस्त से चमन में, और वो उनको बुखार आ रहा था, तो मैंने कहा यार तुमने अपना वो कराया है, पीसीआर कराया? करने का पीसीआर यहाँ है ही नहीं, फैसिलिटी नहीं है। अलावा चंद बड़े शहरों के आपके पास देहात में ये चमन एक बहुत बड़ा जरिया है अफगानिस्तान से पाकिस्तान में लोगों के आने का। तो उसने कहा अगर मैं कोविड टेस्ट कराने जाऊंगा तो मुझे कोयटा जाना पड़ेगा, मैं जाने में आने में अगर मुझे कोविड है मैं 10-15 लोगों को करा दूंगा, तो मैं वैसे ही अपने आप को आइसोलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो 30,000 की जो वो है वो ये है वो लोग जो कि एफ्लुएंट है, मगर आप कच्ची बस्तियों या कच्ची आबादियों में या मिल एरियाज में आप कहाँ कर रहे हो? तो ये जो आपको जो 1.5% और 2% मिल रही है, ये रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। अच्छा देखिए, एक बात आपने बात की यूके के वेरिएंट की। देखिए यूके वेरिएंट ही ने मेरा ख्याल में म्यूटेट किया है, जो इंडियन वेरिएंट है डबल म्यूटेशन हुई है, वो है। बरतानिया में तकरीबन 30 दिन के बाद, इवन पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह मैंने इंडिया से बंद कर दिया, उसके ऑलमोस्ट कोई 30 डेज बाद जो है बरतानिया से बोरिस जॉनसन के ऊपर बहुत सख्त क्रिटिसिज्म आया, और बरतानिया से तबाह के लोग आ रहे हैं। जो लाहौर में और उसमें जो है ब्रेडफोर्ड से, बर्मिंघम से वो जो लोग आ रहे हैं वो यूके वेरिएंट और वो लेके, और हालत ये यहाँ पर एयरपोर्ट पे उतरता है, उसको अगर पॉजिटिव निकलता होगा तो मैं तुम्हारी मानता ही नहीं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नेगेटिव लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना उनमें देखना चाहिए। आप हमने कोई कमाल नहीं किया है। ये है कि हम लोकल सिटीजन्स को अपने नहीं रोक सकते, बहुत सारी कंट्रीज हैं हम रोक नहीं रहे, प्रोसीजर हैज टू बी अडॉप्टेड। जब हम एक और काम कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमने इतना जबरदस्त काम किया है कि हमने कंट्रोल कर लिया है। बजाय लोगों को सच्चाई बताने के, हम पब्लिकली ये कह रहे हैं कि हमने इतना कमाल किया है जिसकी वजह से तो लोग कहते हैं यार हमारे यहाँ तो कमाल हो गया है। इंडिया में 2,40,000 लोग मर गए, हमारे यहाँ तो हो ही नहीं रहा। So what you mean to say is कि it is still severe. Do not take the numbers as if they have been generated from random sampling. मेरा हमेशा जैसा बहुत एहतियात अभी करना है, गवर्नेंस का मसला होता है। हमें बुनियादी तौर पे वो लोग जो अरबाब इख्तिदार में बैठे हैं, जो एनसीओसी, पीसीओसी, टीसीओसी, इन सबको चाहिए कि ये इस बात की अहमियत को बताएं, बजाय गवर्नमेंट तो कंसिस्टेंटली यही कह रही है। अच्छा डेटा जो रिलीज कर रहे हैं उस पे तो अब कंट्रोल नहीं है, वो तो उन्हें रिलीज करना होगा। इफ इट इज इंप्रूविंग दे हैव टू रिलीज। साथ में वो कह रहे हैं हमने कमाल किया है। अच्छा ये ऐसा है नहीं एक्चुअली। जब भी एनसीओसी की मीटिंग होती है, जब भी एनसीओसी की मीटिंग होती है, जब भी वो कहते हैं कि आपको एहतियात करनी है, अभी भी एहतियात करनी है, एंड यू हैव टू इन्फोर्स दैट। अभी लॉकडाउन लगा के भी एक बड़ा इनिशिएटिव लिया इससे पहले। आप मुझे ये बताइए, तारिक रोड का या जो बहादुराबाद के चौरंगी, मैं भी वहाँ कोई 15-20 मिनट अभी टिकाऊं, ये इंतहाई पढ़ा लिखा इलाका है। चीजें को तो देखिए फहीम साहब, ये जो है गाड़ियां चल नहीं पा रही, इतना एक इशू ये है कि अब जब आम शहरी लेके निकल आए हैं गाड़ियां, उनको किस तरीके से हमारा अपना मसला है कि जैसे मसला गवर्नेंस का है ना, गवर्नेंस में आप जब तक कॉन्शियसनेस नहीं रेज करोगे, जब तक आप लोगों को नहीं बताओगे कि ये कोविड की मशीन गन के सामने आप खड़े हो, आप जब लोगों को इस बात का तासुर दोगे कि यार सब कुछ ठीक होने जा रहा है, that might be your perspective, but yes, there are some political जो statements, लेकिन overall government NCOC से बहुत ही clearly ये मैसेज दे चुकी है कि that you have to be very careful। हमारी आवाम भी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपने इस सिटी को गवर्न किया पहले, कि वो उनकी अपनी भी एक रेकलेसनेस होती है। अच्छा मुझे इससे एक रेलेवेंट टॉपिक पे आपको लाना चाहूंगा मैं, फिर दिन आपका भी इशू लूंगा। सिंध में अस्पतालों की या हेल्थ केयर सिस्टम की हालत, कि क्या वो हंगामी हालात से निपटने में, क्योंकि अभी फ्लडिंग भी है, हो सकती है खुदा न खास्ता अगर बारिशें बहुत ज्यादा हुई, आर वी रेडी फॉर इट?
क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल्स का, उस पर नजर डाली का, फिर देन आई विल मूव फॉरवर्ड। जी देखिए, हमारे जो हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये ज़रूर है कि मैं कम से कम कराची की हद तक 3-4 जो बड़े अस्पताल हैं उनमें पिछले 8-10 साल में उनकी जो कैपेसिटी है उसको ठीक ठाक वो किया गया है। सिविल हॉस्पिटल हो गया, जिन्ना हॉस्पिटल हो गया, आगा खान, ज़ियाउद्दीन, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन, लियाकत तहसील, ये 4-5 हॉस्पिटल। मगर ये 4-5 हॉस्पिटल्स का जो टोटल बेड कैपेसिटी है वो ज्यादा से ज्यादा 7-7.5-8 हजार होगी। आपकी आबादी 2.5 करोड़ की अगर आबादी है तो उसके अंदर ये जरा निकालिए। अब इसके अलावा जो बाकी सेकंड टियर, थर्ड टियर हॉस्पिटल्स हैं, चाहे आप अब्बासी शहीद आ जाएं या वो जो और केएमसी के हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल, उनकी कैपेसिटी, उनमें ना दवाएं अवेलेबल हैं, ना उनके यहाँ कोई सिस्टम्स अवेलेबल हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लेवल पे अगर कोई हॉस्पिटल है उसको तो शायद फिर भी बेहतर है, मगर जो लोकल बॉडीज के और उसके अंदर आते हैं उनका हाल बहुत बुरा है। अच्छा, ये बुरा है आम हालात में, कोविड इमरजेंसी नहीं। ये जो आजकल हम जिसको वो ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं, या हम बात कर रहे हैं फ्लडिंग की, अर्बन फ्लडिंग की, साइक्लोन की, मानसून्स की, डायरिया, बिजली के, ये उसकी तो बहुत आगे की बात है। आम हालात में बहसियत मिनहसुल कौम हम अभी भी वी आर नॉट नोवेयर नियर। एंड यू स्टिल टॉकिंग अबाउट कराची। कराची से बाहर जाएं, कराची के बाहर जाएं तो क्या हाल है आप खुद तस्वर कर सकते हैं। ओवरऑल सिंध में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, सिंध की कम से कम 60 से 62% आबादी जो है वो रूरल एरियाज में है, 38-40% अर्बन है बस है। तो ये जब उन अर्बन एरियाज का जो दी अर्बन एरिया है कराची, ठीक है ना, उसका ये हाल है, तो आप मुझे बताइए नवाबशाह में, लाड़काना में, सखर में, मीरपुर खास में, पॉसिबली ये अगेन मैं बात कर रहा हूँ, मगर 60% आबादी तो रूरल एरियाज में, उनके लिए क्या है? अगर आपको याद हो 2011 में क्लाउड बर्स्ट हुआ था इस सदर्न सिंध के ऊपर, 43 मिलियन एकड़ फीट तकरीबन 15 दिन में पानी जो थी डाउनपोर हुआ था। 4.5 मिलियन एकड़ फीट कैपेसिटी है तरवेला की, अब शायद बढ़ बढ़ा के मंगला की 6-6.5 हो गई है। तो जितना आपकी टोटल पानी को होल्ड करने की नेशनल कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा हुआ था सदन। अब उसमें वहां पर क्या था? बदीन में, सुजावल में, मीरपुर खास में, थर में, मतलब गुलारची में कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो हम इसी पॉइंट को भी रेस कराते हैं, इस पे जरा बताइए जरा। इस पे मैं ये कहूँगा, देखें जी, मैं 2 साल रहा हूँ सिंध हेल्थ केयर कमीशन में, मैंने हेड किया वहाँ के एंटी बैक्टीरियल डायरेक्टरेट को, और मेरी जो असेसमेंट है, देखें 18th अमेंडमेंट के बाद जो है हुआ ये है कि सर्विस डिलीवरी और यूटिलाइजेशन दे दिया गया प्रोविंसेस को। सही है। और उसके बाद प्रोविंसेस ने उसको अपलिफ्ट करने के लिए, हर प्रोविंस ने, खासतौर पे पंजाब ने, केपी ने और दैन सिंध ने जो है वो कमीशंस बनाए रेगुलेटरी मैटर्स को उसको करने के लिए। मेरा अपना इसमें थोड़ा सा, देखिए कोई भी इदारा जब आपको चलाना होता है तो उसके बायसेस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो उसमें आता है उसको मिनिमाइज़ करना पड़ता है आपको। अगर इदारे बना के और उसको आप उन्हीं के अंडर कर देंगे तो वो इदारे फिर काम नहीं कर सकते। हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारी पॉलिसी मेकिंग में है, जो फ़हीम साहब रहे हैं सिस्टम में, उनको पता है कि वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और उसके अंदर इनबिल्ट बायसेस जो होते हैं। तो मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपको एक सजेशन दी थी कि सर्विस डिलीवरी यूटिलाइजेशन जो है हेल्थ के मैटर खास तौर पे वो मूव हो गया है प्रोविंसेस को थ्रू 18th अमेंडमेंट, दैट इज करेक्टली डन। बट उसके जो रेगुलेटरी मैटर्स हैं, उसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है, उसकी जो मॉनिटरिंग है, उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, दैट शुड बी बिलोंग टू आपके सेंट्रलाइज डोमेन में होनी चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट के पास जानी चाहिए। कि एक तो आपके 2 चीज़ें होंगी, होगा क्या, देखें जी, फेडरल गवर्नमेंट एक चीज़ करती है, इंप्लीमेंट करती है, अब प्रोविंस उसको एक्सेप्ट करता है नहीं करता, समटाइम्स ये ड्राफ्ट में शुरू में आई थी ये चीज़। ठीक है, बेहतरीन मेट्रोपॉलिटिकल जो पॉलिटन्स होते हैं, मेट्रोपॉलिटन्स और शहर होते हैं जो एडवांस इकोनॉमीज में होते हैं, उसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर या ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये ओवरऑल पब्लिक सेक्टर गवर्नेंस वो किस तरह होती है, वो अडॉप्ट वहीं से किया है इन्होंने। देखिए हम वी पीपल आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग लॉज। ठीक है, होता क्या है, प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है। फ़हीम साहब आप बोलें, फिर मैं इस पर फर्दर कमेंट करता हूँ। जी देखिए, अब आप एडवांस्ड सोसाइटीज़ की अगर बात करें, अब न्यूयॉर्क की या इवन इस्तांबुल की या उधर की बात करें, वो बहुत आगे चली गई बात। ठीक है, फिर भी गवर्नेंस के इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखिए, नहीं गवर्नेंस की अगर आप लोकल गवर्नमेंट की अगर आप बात करते हैं, जैसे यहाँ पर
जितने लोकल लेवल पे जितने भी हॉस्पिटल्स, सोबराज हो गया या आपका अब्बासी शहीद या सरफराज रफीकी वगैरह, इन जो बेस जो मोहल्लों में होना चाहिए है या इलाकों में, अर्बन सेंटर्स में, तो वो तो लोकल गवर्नमेंट या म्यूनिसिपैलिटीज के पास जाता है। अच्छा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो वहाँ पर वो फंक्शनल नहीं है। वहाँ पर सिर्फ आपने एडमिनिस्ट्रेटर्स बिठाए हुए, आपने वहाँ पे रोज आप सरकारी मुलाजमों का इधर से उधर तबादला करते थे, उनको आप बजट्स नहीं देते, बजट्स आप अपने पास कंट्रोल करना चाहते हो, ठीक है ना। बेचारा एक सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट या कोई डीजी क्या करेगा जब तक कि पूरा सिस्टम। अगर दुनिया के बड़े से बड़े शहरों में ये इसी तरीके से मैनेज होता है, लेकिन पाकिस्तान में इसको देखिए सारी दुनिया के जो बड़े शहर हैं उनमें मुख्तलिफ तरीके से मैनेज किया जाता है, लेकिन मेयर सिस्टम काफी मेयर्स तो हैं, मगर स्टेट और जर्मनी वगैरह में स्टेट का मतलब है प्रोविंसेस, तो स्टेट और जो टाउन्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, ये उनके साथ, मगर जो भी तरीक़ाकार बनाया जाता है वो एक ओवरऑल उस इन्वायरमेंट में बनाया जाता है। वो इसमें बनाया जाता है कि इनकी फंडिंग ये रिक्वायरमेंट होगी, ये फंड्स आएंगे कहाँ से, और इनके ऊपर जो चेक एंड बैलेंसेस। अब देखिए पाकिस्तान में जैसे अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, पाकिस्तान में फेडरली जो अगेंस्ट क्राइम सबसे मोस्ट पावरफुल इदारा इज FIA, ठीक है ना। मतलब पुलिस जो है, पुलिसिंग एक लोकल सब्जेक्ट है, मगर तकरीबन हर चीज में FIA जो है वो दखल अंदाजी कर सकता है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो किसी भी। तो अगर कोई इस किस्म जो आप बात कर रहे हैं, मैं उससे एग्री करता हूं, मगर मसला ये कि आप कुछ भी कर लो, जब तक आपके पास चेक एंड बैलेंसेस और इम्प्लीमेंटेशन का सिस्टम और विल नहीं होगी, ठीक है ना। देखिए ना, यहाँ हर चीज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है। अब वो क्यों करता है? आप स्पेस देते हो, ये तो एग्जेक्टिव फंक्शंस है ना। आप नहीं करते तो मजबूरन वो जब उनके पास पिटीशन जाती है वो उसका वो करते। तो मसला, प्रॉब्लम जो है वो इस नंगड़ी लूली गवर्नेंस का है। ठीक है जी सर। देखिए डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ? प्रॉब्लम ये है कि जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हम बहुत पीछे हैं। जब भी किसी भी दुनिया में डेवलप कंट्री हो, अंडर डेवलप कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, वो बनाती हैं विद रिगार्ड टू अवेलेबल रिसोर्सेज, और उसके लिए वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर सेट करती हैं, जिसको मॉनिटर करने के लिए वो बॉडीज़ बनाती हैं। हमारा जो लोकल स्टैंडर्ड ऑफ केयर बनाया है, दैट इज़ नॉट मैचेबल विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ केयर से कहीं नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको बड़ा इधर रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जो हमारा लोकल स्टैंडर्ड ऑफ केयर बना हुआ है, अगर उसको हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके 90% अस्पताल आज ही बंद हो जाएंगे। तो मकसद किसी भी सिस्टम को बंद करना नहीं होता। देखें, मकसद ये होता है उस सिस्टम को अपलिफ्ट किया जाए, स्टैंडर्डाइज किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, हेल्प आउट किया जाए। What you're saying is indirectly that they are not up to the mark, 90% of the health institutions. Yes, I'm pretty confident about that because मैं फील्ड वर्कर हूँ, फील्ड में काम किया है मैंने, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये चीज़ आपको, तो दूसरा इसको इम्प्रूव करने के लिए जो इक़दाम उठाने चाहिए, बिकॉज अगेन डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बाद प्रोविंसेस के पास एक अथॉरिटी है कि इसको इम्प्रूव किया जाए, प्लस इसका चेक एंड बैलेंस किया जाए। आप कह रहे हैं कि फेडरल में एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि प्रोविंस का अपना चेक एंड बैलेंस का सिस्टम प्रिवेल करता है, होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उसमें बायसेस हैं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये नेचुरल है, पूरी दुनिया में होता है, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ। तो क्या फेडरल लेवल पे जब सेंट्रलाइज, देखें हेल्थ है, एजुकेशन है, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री है और जुडिशरी है, ये सेंट्रलाइज सब्जेक्ट है। मैं ये समझता हूँ कि उनके जो लॉज होते हैं वो सेंट्रलाइज होने चाहिए फेडरली उनको एडमिनिस्टर भी होना चाहिए, फेडरली उनको ओवरसी भी करना चाहिए, और उसको मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर कोई पॉलिटिकल गेन हो रहा है उसके थ्रू या उसके थ्रू कोई और इंटरेस्ट जो है किसी का वो प्रिवेल कर रहा है, तो उस इंटरेस्ट को मिनिमाइज किया जाए। खत्म नहीं किया जा सकता, जब इंटरेस्ट आ जाता है उसको आपको, लेकिन उसको मिनिमाइज किया जाता है फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। ठीक है, अच्छा डॉक्टर, हमारा मोटिव होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, यही सारी डिबेट जो हेल्थ केयर का सिस्टम में राइज होती है, उसी डिबेट को अगर हम लेके चलें और एक दूसरे इदारे में लेके जाएं कि ओवरऑल सिटी की प्लानिंग के अंदर, खासतौर पे क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर, अर्बन फ्लडिंग को बचाने के लिए, क्या बहुत सी प्रॉब्लम जिसमें गवर्नेंस के इशूज हैं वैसे ही असरअंदाज होते हैं? जैसे अभी आपने कहा ना कि जी, खास अपने मोबाइल थोड़ा सा हटा दीजिए आप प्लीज, इसको यहाँ पर रख दीजिए। तो चाहे दोनों हवालों से हो, एक तो ये होता है इदारे जो होते हैं उसमें विल ऑफ द गवर्नमेंट एंड रिट ऑफ द गवर्नमेंट की बहुत ज़रूरत होती है,
और दूसरा हमारे यहाँ इदारे पॉलिटिसाइज भी होते हैं, आपको पता है, ठीक चाहे है। वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या ठीक उसके है। बाद लोकल गवर्नमेंट्स हो। ठीक है। तीसरा इशू हमारे यहाँ फंडिंग का आता है। जैसे आपने बताया कि 1.1 ट्रिलियन रुपीस जो हैं वो उसकी कोई प्लानिंग का अभी पता नहीं, 1 साल हो गया है। फंडिंग का इशू हर इदारे में होता है, इवन के आजकल 1-2 साल से तो फंडिंग से हर इवन हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी पूरे पाकिस्तान में, मतलब सिर्फ एक प्रोविंस का इशू नहीं है, ये ऑल ओवर पाकिस्तान का इशू आ रहा है। तो उसके अलावा हमारी जो एक रगों में एक जो कल्चरल नॉर्म्स है वो ये है कि हम करप्शन भी है, तो जो इदारों में जितनी फैसिलिटीज़ जाती हैं वो उतने उसको प्रोवाइड होती हैं या नहीं होती, जितने हम प्रोजेक्ट्स में फंडिंग्स रख रहे होते हैं वो उतनी प्रोवाइड नहीं होती उतने से। यही अगर चीज़ें दूसरे ममालिक में हम देख रहे होते हैं तो वो जितने प्रोजेक्ट्स में पैसे रखे आते हैं पूरे नज़र आ रहे होते हैं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स के खासतौर पर इदारों में वो चीज़ें ऐसी इस तरह एज इट इज़ नज़र नहीं आ रही होती, तो ये इशूज़ हैं। अच्छा, ये बताइए क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए कौन सा इदारा जिम्मेदार है, खासतौर पे इस तरह की जो क्राइसिस आते हैं, एनवायरमेंटल क्राइसिस या फिर फ्लडिंग? इदारों की तो कमी नहीं है जी, हमारे। बताइए थोड़ा सा। बिकॉज देखिए वैसे तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो कराची के वो उसमें सिंध भी, में है, वो प्रोविजनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सही है। है। अच्छा, फिर मजे की बात, सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का दफ्तर आपको पता है कहाँ है? डिफेंस फेज 2 एक्सटेंशन की खियाबान जामी पे एक बिल्डिंग में 2-4 लोग बैठे हुए। सही है। अच्छा, वो होना चाहिए है कहीं तुगलक हाउस के पास, कहीं कमिश्नर हाउस के पास, कहीं KMC KDA के पास होना चाहिए। अब ना वहाँ कोई जा सकता है, ना वहाँ कभी वो, मेरे ख्याल में CM साहब किसी वक्त बुलाते होंगे मीटिंग में। इसी तरह से MCOC बना हुआ है, ठीक है ना। तो तमाम जो इदारे हैं, फिर कमिश्नर कराची हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ठीक है, फिर पुलिस है। तो ये तमाम चीज़ें अनफॉर्चुनेटली ये हमारी रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ मिलके नहीं काम कर रहे होते, सिंक्रोनाइज नहीं। अच्छा, दूसरा एक और इम्पोर्टेंट से लिंकिंग सवाल, चले ये इदारे तो मौजूद हैं, अनसिंक्रोनाइज हैं। दूसरा अहम सवाल कि क्या कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी मौजूद है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा क्राइसिस आए तो एवरीबडी शुड नो कि अब करना क्या है, 1 2 3 दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। इज दैट इट? देखिए ये जो ऐसी कोई अथॉरिटी क्या एग्जिस्ट करती है? नहीं। अच्छा, ठीक है। देखिए वो अथॉरिटी क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? आप बहुत सारे 10-20 बहुत पावरफुल लोगों को बिठा लें, ठीक है, और वो हमारी तरह एक मेज के गिर्द बैठे, तो जब खुदा न खास्ता कभी कोई क्राइसिस आएगा उस वक्त उनमें से किसी को नहीं मालूम होगा कि वो जिम्मेदारी किसको अथॉरिटी अपने आप लेते हैं, मगर बुरे वक्त पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे डालते हैं। मेरे हिसाब से कराची जैसे शहर के लिए, और फिर उसको आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, एक आपके पास जो है रिलीफ कमिश्नर या एक डिजास्टर मैनेजमेंट कमिश्नर या कोई एक ऐसा अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई चीज़ हो फिर वो सारी की सारी, चाहे फायर ब्रिगेड है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर्स के वो हैं, चाहे वो प्रोविंशियल फेडरल जो भी हैं जैसे कि KPT है, वो सारी की सारी उस ऑफिस से कोऑर्डिनेट हो। अच्छा, उसमें कोई खुदा न खास्ता रैंक पुल करने वाली बात नहीं है, उसके अंदर वो एक जो है कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होगी, मगर सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग चलता नहीं है। ठीक है। जब तक कि मतलब जिस वक्त अंग्रेज दफा 144 हमें छोड़ के गया था, ठीक है ना, आप सिगरेट पीने पे इस कमरे में आप दफा 144 लगा सकते हैं, आप हर चीज पे लगा सकते हैं। वो अथॉरिटी जो अंग्रेज ने दफा 144 के, खुदा न खास्ता कोई डिजास्टर कोई क्राइसिस आता है उसके लिए, चाहे वो अच्छा अब क्या होता है, शाह फैसल कॉलोनी में कोई बिल्डिंग गिर जाती है तो चीफ मिनिस्टर ऑर्डर पास करते हैं, ठीक है, कोई कोर से कोई कोर हेडक्वार्टर से कोई चीज आ रही होती है, रेंजर्स हेडक्वार्टर से डायरेक्शन से अच्छा वो वही काम जो है, अच्छा वो सारा का सारा अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ टीवी कैमरों पे और अखबार के कैमरों में तस्वीरें खिंचवाने के और अपनी जान छुड़ाने से आगे नहीं बढ़ता। मगर आप क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हमारे यहाँ हमारे सिस्टम में कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करती। डू यू एग्री टू दैट? मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन की बिल्कुल इदारों में कमी है, और इसके अलावा एक तो चीज़ और कोऑर्डिनेशन की कमी है और तमाम इदारे एक साथ मिलकर काम नहीं कर रहे थे। हाँ, बचाने के लिए फिर बेचारे फिर जो मेडिकल या दूसरे इमरजेंसी के लोग फिर पहुंच जाते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर अभी अगर खुदा न खास्ता तूफान आता,
हमारे तो ओपन एयर में सारी इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसे दुनिया भर में होता नहीं है। तो उसके अलावा साइन बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं। तो इस तरह की कोई, अब वो जो मैनेजमेंट, जो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम होता तो वो उसको देख रहा होता। और ये हमने प्लानिंग में कुछ किया भी नहीं होता। हम अगर शहर को देख रहे होते हैं, मेन स्ट्रीट से जा रहे होते हैं, इधर उधर बहुत सारी तारें आपस में एक नेटवर्क बना हुआ होता है। अगर ये तूफान आता तो क्या हालत हो रही होती है आपकी। तो इसी तरह अगर हम दूसरी जो बात मैं कहना था, एजुकेशन जो है वो नहीं है हमारे यहाँ। हम तो सुनामी आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, क्या एजुकेट किया हुआ लोगों को? तूफान आ रहा है तो लोगों को किस तरह से एजुकेट किया जाए, या जितने भी रूरल एरियाज में रह रहे हैं, माहिगीर रह रहे हैं, उन लोगों को कितना एजुकेट किया हुआ है। तो वो हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना, लॉ को फॉलो करना और वतन से मोहब्बत करके इन तमाम चीज़ों को करना, वो नहीं सिखाया गया सही से। डॉक्टर साहब, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने, फ़हीम साहब ने बिल्कुल सही बात की। प्रॉब्लम ये है कि अथॉरिटीज़ बेसिकली ड्राइव होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो अनफॉर्चुनेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर है वो अब हमारी गवर्नेंस स्ट्रक्चर में कंपैरेटिवली आहिस्ता आहिस्ता गायब होता जा रहा है। तो होता ये है कि अथॉरिटी एक्सरसाइज करने को एवरीबडी इज एग्री, बट व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी नोबडी, दे आर जस्ट शिफ्टिंग द ओनर्स ऑन अदर्स। ठीक है, आप एक दूसरे पे ओनर्स शिफ्ट करते रहते हैं और कोशिश ये करते हैं कि मेरी जान बच जाए। उसके रीजंस भी हैं बहुत सारे हमारे माशरे में। बात की इन्होंने एजुकेशन कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग से, क्या मतलब था मेरा? कैपेसिटी स्ट्रेंथनिंग से यही मतलब था कि क्या हमने उस डिसिप्लिन में उस डिसिप्लिन के रिस्पेक्टिव लोग लगाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बहुत ज़्यादा बना लिए हैं, पूरे पाकिस्तान में ही बनाए, लेकिन क्या उसके लिए जो रिस्पेक्टिव लोग थे उनकी ट्रेनिंग्स हुई हैं कम? आप बात करते हैं रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज होती हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स होते हैं, आपका प्रिपेयरनेस, उसके लिए पूरा प्लान होता है, और वो रिलीफ कमिश्नर हो या इमरजेंसी कमिश्नर हो, वो सब खुद क्या ट्रेंड है इन कामों के लिए कि वो उसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट करेंगे और नीचे तक लेके जाएंगे। तो हम बहुत नेगेटिव नहीं होना चाहते अभी भी हमारे पास, क्योंकि देखें ये कोविड ने क्या किया है। कोविड ने एक स्ट्रैटेजिक कंटेनमेंट की है सोशो इकोनॉमिक साइकिल की। पूरी दुनिया आके एक जगह कंटेन्ड हो गई है। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके तमाम गैप्स, आपकी तमाम चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं। ये नंबर्स पे जब आप खेलने जाएंगे कि कोविड का नंबर ज़्यादा है कम है, इवन के नंबर्स आर टेलिंग यू द ट्रुथ। आपका CFR रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ज़्यादा है, पूरी दुनिया में 2 है, यानी केस फर्टिलिटी रेट जो है 2 है, आपका 2.5 से भी अबव है। इसका मतलब है कि आपके यहाँ हेल्थ केयर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, ये तो पता चल रहा है। बायसेस के अलावा, कॉन्फ्लिक्ट्स के अलावा, नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के अलावा भी आपका हाई नंबर आ रहा है। ठीक है, मैं एक चीज, आप प्लीज, आई एम सॉरी, मैंने आपकी बात काट दी, आप बात। जी सर, प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए इस सिस्टम में हम अगर पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो उन गैप्स की एनालिसिस तो हो चुकी है बहुत ज्यादा। अब हमें सॉल्यूशंस पे जाना पड़ेगा। जी सोल्यूशन क्या है, कमिटमेंट क्या देनी चाहिए हमें लोगों को। और जब तक देखें लीडरशिप क्या होता है, विजन आपका लीडरशिप देती है। जो लीडरशिप अगर कोई कमिटमेंट देती है और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मैं पर्सनली समझता हूँ कि वो सीरियस हो जाए, तो गवर्नेंस भी बेहतर हो जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका कंपैरेटिवली, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान कि इस कंटेनमेंट के दौर में सोशो इकोनॉमिक कंटेनमेंट जो हुई है बिकॉज ऑफ दिस कोविड, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है जो गैप है उसको श्रिंक कर। ठीक है, अच्छा लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। एक मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे ख्याल में 20 मई 1999 साइक्लोन 2A आया था सिंध में। अच्छा, मैं उस जमाने में ईदी साहब की जो एयर एम्बुलेंस सर्विस थी और वैसे भी ईदी ट्रस्ट के साथ काम करता था, तो हम फौरी तौर पे ईदी ट्रस्ट से कराची शहर में बेइंतहा लोग मोबिलाइज हुए। रेशमी कपड़े, घी के डब्बे और शक्कर, ये सारी चीजें। जब हमने विजिट किया, और चूंकि आई वाज फ्लाइंग, ईदी साहब का हेलीकॉप्टर में फ्लाई कर रहा था, जब हम जाके लोगों का सबसे बड़ा 2 प्रॉब्लम्स थे। एक प्रॉब्लम ये था कि जो वो टाइडल वेव आई समंदर से, उसने उनके पानी के रिजर्वॉयर्स पोल्यूट कर दिए, तो उनके पास पीने का पानी नहीं बचा था। और दूसरी चीज जो थी, हमारे जो भी लंगड़े लूले BHUs या वहां पर सांप के कांटे की वैक्स वो नहीं थी, एंटीसिरम वो नहीं थी। These were the 2 things। और वो मैं 8-10 दिन उस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहा। ना एक टैंकर पानी पहुंचा कराची से या कहीं से भी। किंजर लेक बराबर थी, हालिजी मौजूद थी, आपको सिर्फ और सिर्फ वो मोबिलाइज करने थे वाटर टैंकर। जिस चीज की जरूरत थी और जो चीज सप्लाई की जाएगी, दोनों में फर्क था। कोई वास्ता ताल्लुक। गर्म कपड़े, अब 20 मई को बदीन या ये जो आपका केटी बंदर है, कौन गर्म कपड़े, लोग अब जो चीज दे सकते थे वो दे रहे, बट दैट इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड। देयर वाज ए कंप्लीट केओस। अगर आज खुदा न खास्ता ये साइक्लोन आता है, एग्जैक्टली यही चीज होगी, और एक टैंकर पानी का कहीं नहीं जाएगा, एक एंटी सीरम जो है स्नेक बाइट सीरम नहीं जाएगी,
डेप्यूटी कमिश्नर्स वुड नॉट नो कि करना क्या है। ठीक है जी। 2010 में जस्ट टू ऐड ऑन योर कमेंट के एंटी स्नेक वेनम पे हमने एक स्टडी कर रहे थे थर में, तो वहाँ जो हमने गैप आइडेंटिफिकेशन की वो क्या थी, देखिए हमारा एक फेडरल का इदारा है जो कि वैक्सीन बना रहा था एंटी स्नेक वेनम, और जो स्नेक वेनम एंटी स्नेक वेनम्स होते हैं वो क्योंकि उसी इलाके में बनाए जाएँ जो, क्योंकि वही स्नेक लिए जाते हैं तो उनके जो एंटी स्नेक वेनम्स होते हैं वो बेहतर होते हैं। हम इंडिया से मंगा रहे थे उस वक्त बार बार इंडिया से, और उसकी एफिकेसी अच्छी नहीं थी। पता ये चला कि दैट वाज द प्योर मिसमैनेजमेंट फ्रॉम ऑल द क्वार्टर्स। जो इदारा बना रहा था उसने बनाया नहीं, जिन इदारों को ऑर्डर देना था मिट्टी को और आपको उमरकोट को ज़रूरत होती है कि जब उनका ड्राउट का सीज़न आता है तो स्नैक बाइट बढ़ जाता है, उस दौर के लिए जब उनके बजट में वो मौजूद थे पैसे, जब हमने चेक किया ऑडिट किया उसको तो दैट वाज अवेलेबल विद देम, बट उन्होंने ऑर्डर कब किया जब 200 केस रिपोर्ट हो चुके थे। सही है। तो अब जब 200 केस रिपोर्ट ना वो फेडरल का इदारा बना के उनको दे सकता था, अल्टीमेटली जो बंदा 2000 से 2500 में ठीक होना था 2 वायल से, वो 10,500-11,000 रुपए की वेनम एंटी स्नेक वेनम्स मंगाई गई वायल्स वहाँ से इंडिया से, और उसको मंगा के उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट की गई। ये है जो हम बोलते हैं जुडिशियल यूज ऑफ क्या कहते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज, वो नहीं हो रहा हमारे पास, और दैट इज बिकॉज ऑफ दैट एडहॉकिज्म जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे फहीम साहब शुरू में। तो इन चीजों को अवॉइड कर लें तो ये छोटे छोटी चीजें हैं, लेकिन इससे हम बड़े गेन्स ले सकते हैं। छोटी छोटी साहब आपका क्विक फीडबैक दूंगा, आपने एक बार तो टर्म अपनी कंप्लीट की है और दोनों बार कंप्लीट नहीं कर सके। अच्छा कंप्लीट नहीं कर सके। अच्छा फर्ज कीजिए दोबारा आपको मौका मिले जी, और आप क्या वो चीजें ऐसी हैं जो कराची की खास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन में आप इंप्रूव करना चाहेंगे? फहीम जमान को एडमिनिस्ट्रेटर बनाते या फहीम जमान के वालिद साहब किबला को एडमिनिस्ट्रेटर बनाते? विद दिस स्टिंकिंग सिस्टम जो इस वक्त गवर्नेंस का हमारे यहाँ इन्वोक है, कोई शख्स इसको तब्दील नहीं कर सकता। नहीं अच्छा, गवर्नेंस में क्या इम्प्रूवमेंट आप लाना चाहेंगे? बिकॉज़ आप यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, यहाँ पे सिटी की गवर्नेंस में क्या प्रॉब्लम है, क्या इंप्रूवमेंट लाना चाहिए? देखिए कराची में इस वक्त 6 या 7 डीएमसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 6 डीएमसीज हैं। इन डीएमसीज के अंडर 247 यूनियन काउंसिल्स और यूनियन कमिटीज हैं, ठीक है। 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। इन दोनों 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स और 6 डीएमसीज और 217 इनके नीचे 1020 वार्ड्स हैं। जब तक आप गवर्नेंस को, ये जो वार्ड है ये भी 40-50 हजार 60 हजार की आबादी पे है, आप जब तक नहीं ले जाएंगे, जब तक वहां से फीडबैक नहीं लेंगे, अब एक ताकतवर एडमिनिस्ट्रेटर या अगर आप एक काउंसिल भी बना देंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इस फीडबैक को लेने और इसको इस सिस्टम को नीचे परमिएट करने में क्या कबाहत है जो आपने महसूस की और इसको आप किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे? सही है, ठीक है। वेस्टेड इंटरेस्ट, तो अगेन ओवरऑल गवर्नेंस के वेस्टेड इंटरेस्ट काफी मौजूद है। गवर्नेंस के नहीं, पता नहीं मुझे पीटीवी पे बैठ के ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। 2006-2007 में मेरे ख्याल में 6084 केस था, उसमें चीफ जस्टिस की बेंच ने ये डिसाइड किया था कि भाई उस सिटी गवर्नमेंट थी कि जो मिलिट्री यूज के एरियाज नहीं है उनको कैंटोनमेंट बोर्ड के वो जैसे सदर है, समझ गया, इन सारों को आपको एक जगह लेकर आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता जमीन कैंटोनमेंट बोर्ड की है वो अलॉट करे, वो सब कुछ करे, जमीन केडीए की है, केएमसी की है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मगर जब तक कराची शहर को आप एक शहर नहीं समझोगे, जब तक ये इस शहर के नुमाइंदे, और ये नहीं कि किसी पावरफुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम या पीटीआई के बलबूदे पे आके वो अपनी पार्टी बाजी मारना शुरू कर दें, जब तक वो ग्रास रूट लेवल से नहीं निकल कर आए, ये 2-4 टर्म्स लगेंगी, मगर लोग अपने अपने वार्ड्स, अपनी अपनी यूनियन काउंसिल्स के, अपने अपनी टाउनशिप्स के रिस्पांसिबल होंगे और वो अकाउंटेबिलिटी होगी, और वो अपने रिसोर्सेज भी वो करेंगे। और जब एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत होगी कि लोग, खुदा न खास्ता कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, कोई इमरजेंसी, देन यू हैव अ सिस्टम कि जिसके तहत, अच्छा सारी दुनिया में ये होता है, सिर्फ हमारे यहाँ में लोग कहते हैं कराची में फाइनेंसेस रिसोर्सेज की कमी है, मैं कहता हूँ एक पैसा मत दो सूबाई हुकूमत से, फेडरल गवर्नमेंट से, कराची को आप ये कहो कि भाई एक शहर है, ये अपने वसाइल जनरेट करे, जो छोटा मोटा आप दे देते हो, बहुत बड़ी बात, ठीक है, आप ना लोगों को वसाइल जनरेट करने देते हो। देखिए कितनी डॉक्टर्स, कितनी कंसल्टेंसीज, कितनी छोटी मोटी दुकानें, इनसे सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं पैसे ले सकता, मगर यूसी और
यूसी लेवल पे कलेक्शन डीएमसी कलेक्शन अपने ले सकती है, अपने रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। गॉट योर पॉइंट। योर फाइनल टेक प्लीज सर। जी मेरा यही है टेक विद रिगार्ड टू कोविड के वैक्सीनेशन जो है वो लोग करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे इम्पोर्टेंट यही है हमारे लिए। और उसके साथ जब तक हम एक साइजेबल नंबर तक नहीं आते हैं तब तक हमने एहतियाती तदाबीर, हैंड वॉशिंग, एहतियात करनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब चीज़ें अपने साथ रखनी ठीक है है। इंपॉर्टेंट बात फ्रॉम गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, Quickly, बजाय इसके कि हम लोग जो है लोगों को अथॉरिटीज़ दें, हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करें और उसके लिए उनको रिस्पॉन्सिबल बनाएं, अकाउंटेबल बनाएं। ठीक है, थैंक यू। मेरे ख्याल में काफी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। यार साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने। गौर साहब इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू। फहीम साहब इट्स ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू यू। नाज़रीन इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम को खत्म हो जाता है। यू हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे आपको गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम को खत्म हो जाता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।